आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। बात करते हैं देश की राजनीति की, यूपी की राजनीति की। आप सब जानते हैं इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी है। इनमें से 2 राज्य जो है वो बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है। एक है असम, दूसरा है वेस्ट बंगाल। असम में ऑलरेडी उनकी सत्ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, असम में जब सीएए एनआरसी लागू हुआ था तब 19 लाख लोगों की ऐसी लिस्ट बनी थी जिनके पास कोई कागजात नहीं थे। इनमें से लगभग 4 लाख मुस्लिम थे, 15 लाख हिंदू थे। अब ये इलेक्शन होने जा रहा है। देखते हैं कि आसाम में क्या होता है। आसाम की जनता क्या सोचती है इस बार इलेक्शन में। क्या वो बीजेपी को फिर से मौका देगी या फिर वहां पे जो गठबंधन बनने वाला है कांग्रेस प्रणीत, उसको मौका देगी? ये देखने वाली बात होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन की, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बीजेपी के पास अब 18 एमपी है और वो पूरी ताकत झोंक के इस बार किसी भी तरह अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी एड़ी चुटी का जोर लगा रही है। तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्हें पार्टी में शामिल करना या फिर किसी भी तरह से बीजेपी कोशिश ये करेगी कि वेस्ट बंगाल में उनकी सरकार बने। अब इसका देश की राजनीति पे, यूपी की राजनीति पे क्या असर होगा, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले एक बात आपको कह दूं कि जो साउथ स्टेट के इलेक्शंस हैं, विशेषतः तमिलनाडु और केरला, यहाँ बीजेपी का अपना कोई खास प्रभाव नहीं है। तो तमिलनाडु में तो बिल्कुल कहा जा रहा है कि डीएमके सरकार बना लेगी, डीएमके कांग्रेस गवर्नमेंट। केरला में शायद कांग्रेस में और एलडीएफ में काफ़ी टफ फाइट हो सकती है। पौंडीचेरी में बीजेपी क्या कर सकती है इस पर देखना होगा, क्योंकि अभी अभी उन्होंने बीजेपी की वहाँ की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसको गिराया है और वहाँ राष्ट्रपति राजवट के तहत चुनाव हो गए। बहरहाल इन सारे चुनाव का असर जो है आने वाले जो यूपी के इलेक्शंस है, वो जो काफ़ी अहम इलेक्शंस है 2022 में, उस पर क्या होगा ये सोचने वाली बात है। अगर बीजेपी असम और वेस्ट बंगाल जीत लेती है तो यूपी में जो है उसे जीतने के लिए कोई ज़्यादा मुशक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वो हार जाती है इस इलेक्शन में तो डेफिनेटली यूपी का इलेक्शन उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा साबित हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जो बिहार के इलेक्शन हुए थे, सब लोग ये कह रहे थे, हम भी बिहार में थे, वहां का ग्राउंड रिपोर्ट भी ये था कि इस बार आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी ने काफी अच्छी रणनीति के साथ में वहां पे काम किया। एक तो नीतीश कुमार के खिलाफ में एलजेपी के कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, उनकी सीटें कम कर दी, अपनी सीटें बढ़ा दी। और जो गठबंधन था आरजेडी कांग्रेस और बाकी पार्टियों का, उसमें से जो है उन्होंने आरजेडी ने इस बार ज़्यादा बड़ा मन नहीं दिखाया, इसलिए मांझी चले गए और मुकेश साहनी चले गए। ये उनके लिए एक सेटबैक था, ये उनकी गलती भी थी। लेकिन इस गठबंधन को ब्रेक करने के लिए या फिर जो सेक्युलर वोट्स है वो इनके पास नहीं जाने चाहिए, इसलिए उन्होंने 2 फ्रंट बनाए। एक फ्रंट में बीएसपी थी, एमआईएम थी, उपेंद्र कुशवाहा थी और अलग पार्टीज थे। सेकंड फ्रंट में पप्पू यादव थे, वंचित बहुजन आघाड़ी थी और अलग पार्टीज थी। इन दोनों फ्रंट ने मिला के जो है लगभग 15% का नुकसान जो है आरजेडी कांग्रेस गठबंधन का किया और बीजेपी ने अपने सेकंड नंबर पार्टी बीजेपी बन गई। हालांकि जेडीयू को वहां घाटा हुआ, लेकिन फिर भी सरकार बीजेपी जेडीयू की बन गई, जहां उम्मीद थी कि सरकार कांग्रेस की, आरजेडी की और अन्य घटक दलों की बनेगी। तो इसी तरह से जो है बीजेपी काम करती है रणनीति के तहत। उनके पास सब कुछ है, पैसा है, मैन पावर है, आईटी है, सब कुछ है। लेकिन जो यूपी की राजनीति है, इस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो आपने देखा होगा कि जब एसपी बीएसपी गठबंधन हुआ था तो काफ़ी उम्मीदें थी लोगों की कि लोकसभा में ये गठबंधन काफ़ी अच्छा काम करेगा और लगभग 50 से 60 सीटें जो है जीत जाएगा। लेकिन उस वक्त एक गलती ये हुई थी कि कांग्रेस को उस गठबंधन में शामिल नहीं किया था, मायावती का काफ़ी सख्त विरोध था, इसलिए कांग्रेस उस गठबंधन में नहीं थी। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात जो थी, जो हमने देखी ग्रास रूट पे, वहां पे गठबंधन की घोषणा होने से पहले ग्रास रूट पे वर्क नहीं हुआ। एसपी बीएसपी और और जो 2-3 पार्टीज थी उस गठबंधन में शामिल, विशेषतः अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल, उनके बीच में जो है उनके कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद स्थापित नहीं हुआ। ग्रास रूट पे इस गठबंधन ने काम नहीं किया। इनको लगा कि हमारा गठबंधन हो गया तो हम लोग आसानी से जीत जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने इस तरह से बताना शुरू किया कि ये गठबंधन केवल यादव, मुस्लिम और दलितों का है। तो जो ओबीसी की जातियां हैं उन्होंने वो ब्रेक किया और अपने साथ में लाए। तो काफ़ी सारे लूपहोल्स थे उस समय भी, जिस पे वर्कआउट नहीं किया। उसके बाद बहन जी ने वन वे जाके गठबंधन को ब्रेक कर दिया। अब
2022 का इलेक्शन यूपी में आने वाला है। अब आप देखिए बीजेपी के लिए कितना आसान मौका है। सपा वहाँ अलग से कॉन्टेस्ट करेगी, कांग्रेस अलग से कॉन्टेस्ट करेगी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी अलग से कॉन्टेस्ट करेगी और बीएसपी अलग से कॉन्टेस्ट करेगी। जो बिहार में हुआ, बिहार में जो सेक्युलर महागठबंधन था, उसमें 2 पार्टीज़ को उन्होंने शामिल नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ भी उनकी बात नहीं बनी, मांझी की पार्टी के साथ में नहीं बनी। मुकेश साहनी को अंत तक उन्होंने लटका के रखा, लेकिन आखिरी के समय में फिर मुकेश साहनी बीजेपी के पास चले गए। तो ये तो इनका इंटरनल कोऑर्डिनेशन का भी इश्यू था, लेकिन यूपी की अगर बात करें, हम लोग अगर यूपी एक सबसे बड़ा स्टेट मानते हैं, इस स्टेट की अगर बात करें, अगर वहाँ एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, चंद्रशेखर रावण की पार्टी, फिर भीम राजभर, एमआईएम, ये सारी पार्टियां अगर अलग-अलग कॉन्टेस्ट करती है, तो फायदा किसका होगा आप सोचिए। अब इसी बीच में चंद्रशेखर रावण ने एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि बुआ आप आराम करें, भतीजे अब काम कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट के खिलाफ में काफ़ी लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई और लोगों ने कई-कई तरह की रिएक्शंस भी सोशल मीडिया पे रावण के खिलाफ में दी, चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में। ये स्टेटमेंट वैसे गैर ज़रूरी था, उन्हें इस तरह का स्टेटमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी ये बात समझ से परे है कि उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया, क्योंकि एक युवा का जो वर्ग है यूपी के अंदर में, बहन जी बार-बार कहती है कि हम युवाओं को हमारे मेनस्ट्रीम जो संगठन है उसमें स्थान देंगे, लेकिन युवाओं को स्थान नहीं मिल पाता। तो काफ़ी युवा जो है चंद्रशेखर रावण के पास चले गए हैं, ये वहाँ की फैक्ट है, सच्चाई है। दूसरी बात जो है, बीएसपी के पास बामसेफ नाम का संगठन था, उसे डिसॉल्व कर दिया गया। बीएसपी के पास में बहुजन संगठक, बहुजन नायक जैसे न्यूज़पेपर्स थे, उसे बंद कर दिया गया। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पे अभी भी बीएसपी काम कर रही है, जिसका खामियाजा बीएसपी को भुगतना पड़ रहा है और सोशल मीडिया पर बीएसपी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा बीएसपी के लिफोल्स है। अब ऐसे माहौल में जो है बीएसपी का जो कोर वोटर्स है, कुछ हद तक वो चंद्रशेखर रावण के पास चला जा रहा है और बड़े पैमाने पे जो है वो अखिलेश यादव के साथ भी जा रहा है। बीएसपी के जो लीडर्स हैं, बड़े पैमाने पे जो है आजकल जो है समाजवादी पार्टी जॉइन कर रहे हैं। ये एक सेटबैक कहा जा सकता है कि शायद इससे बीएसपी के 5 या 6% वोट जो है सपा की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वर्तमान में बीएसपी के जो 19 एमएलए है, उसमें से भी 7 एमएलए ऑलरेडी सपा के साथ जा चुके हैं। टेक्निकली बीएसपी के साथ में है, लेकिन वो सपा के साथ में है। तो इस तरह से जो है बीएसपी ने अपना जो ग्राउंड वर्क है, उस ग्राउंड वर्क पे ट्रेडिशनल लेवल पे ही काम शुरू किया है। जबकि आप देखिए, पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हो, बिहार का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, अमित शाह से लेके जेपी नड्डा से लेके तो बीजेपी की सारी टीम उतर जाती है। लेकिन बहन जी केवल इलेक्शन के समय औपचारिकता के तौर पे रैलियां करती है। 3 या 4 रैली हो गई कि उनका काम तमाम हो गया। इसके अलावा बीएसपी कोई खास काम जो है ग्रास रूट पे नहीं करती है। इसके कारण जो है, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक इस इलेक्शन में बीएसपी के लिए हो सकता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से बीएसपी ने वन वे जाके गठबंधन को ब्रेक किया, उसका भी खामियाजा बीएसपी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बीएसपी का जो वोटर्स है, वो या तो चंद्रशेखर रावण के साथ जा रहा है या फिर वो सपा के साथ जा रहा है। कुछ वोटर्स कांग्रेस की तरफ भी जा रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है यूपी के अंदर कि शायद आने वाले दिनों में इलेक्शन के अंत तक जो है सपा, कांग्रेस और चंद्रशेखर रावण इनकी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा। उसमें आरएलडी भी होगी और एक महागठबंधन की शक्ल के रूप में वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में बीएसपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो देखने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल में और असम में क्या होता है, क्योंकि ये 2 स्टेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि असम में जो एनआरसी लागू हुआ था, उसके बाद में जो वहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा था, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो या कोई भी हो। इसके बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। अब असम की जनता क्या बीजेपी के ही सांप्रदायिक पक्षों को वोट देती है, बीजेपी के ही एजेंडा को सामने चलाती है, या फिर वो जो कांग्रेस, आरजेडी और जो वहाँ का मुस्लिम समुदाय की एक जो पार्टी है उनके साथ में जाती है, ये देखने की बात है। पश्चिम बंगाल में क्या होता है ये भी देखने की बात है, क्योंकि ज़रूरी ये बात ज़रूर है कि ईवीएम से बीजेपी चुनाव जीत सकती है, लेकिन केवल ईवीएम एक फैक्टर नहीं है। बीजेपी के पास में ईवीएम है, वो विरोधी पार्टियों के वोट्स डिवाइड करने की रणनीति है, बीजेपी के पास में पैसा है, बीजेपी के पास में डेडिकेटेड उनके लोगों की टीम है, बीजेपी के पास में आईटी सेक्टर की टीम है, मीडिया है, सब कुछ है। तो सारे जो फोर्सेस है वो इकट्ठा आकर बीजेपी को जिताते हैं। और उसी तर्ज पे अगर आप बाकी पार्टीज को देखेंगे, विशेषतः यूपी में अगर आप देखेंगे, तो हमारे पास में आज के कंडीशन में विशेषतः बीएसपी के पास में इस तरह का कोई फोर्स नहीं है, केवल हम ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पे ही जा रहे हैं। इसलिए बीएसपी के लिए भी ये झटका हो सकता है
एक जो बात मैं यहाँ पे कहना चाहता था कि चंद्रशेखर राव ने जिस तरह का स्टेटमेंट मायावती के बारे में दिया है, बिल्कुल बेहुदा स्टेटमेंट है, क्योंकि आप अखिलेश यादव को देखिए, जब से गठबंधन टूटा है, अखिलेश यादव ने या फिर समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने मायावती जी के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया है, बल्कि बहन जी ही सपा के खिलाफ में बयान देती रहती है। अभी उन्होंने कहा कि जिस तरह से संत रविदास के जयंती के मौके पर बाकी पार्टियों ने जाके वहां पे अभिवादन किया, चाहे कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो या अन्य पार्टियां हो, उसे उन्होंने नौटंकी करार दिया। इसमें क्या बात है? आप भी जा सकती हैं, आप तो क्वारंटाइन है 2012 से, आप तो 2012 से घर से बाहर नहीं निकलती हैं, आप तो कार्यकर्ताओं के बीच में जाती नहीं हैं, आप केवल लखनऊ और दिल्ली में रहकर मीटिंग करती हैं, तो आपको कहने का क्या हक है, अधिकार है? तो मुझे ऐसा लगता है कि बीएसपी को अपनी रणनीति पे फिर से विचार करना होगा और 2022 का जो इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले 2 इलेक्शंस में क्या रिजल्ट आता है, इस पर भी सोचना होगा, मंथन करना होगा, क्योंकि अगर जैसा मैंने पहले भी कहा कि एसपी, बीएसपी और बाकी जो पार्टियाँ हैं, ये अगर अलग-अलग चुनाव लड़ती है, तो फिर से जो है बीजेपी को ही फ़ायदा होगा और बीजेपी ही फिर से जीत जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि ये इलेक्शन के बाद में हो सकता है, अगर बहन जी की आँखें खुले, अगर उन्हें ऐसा लगा, तो फिर से अगर कुछ अच्छी बात हो सकती है विधानसभा इलेक्शन के लिए, तो ये आने वाले जो इलेक्शंस है, उसके लिए भी एक अच्छा संदेश जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि जो आज बीएसपी का ग्राफ घट रहा है, उस पर भी जो है कार्यकर्ताओं में एक संदेश अच्छा जा सकता है। इस पर मुझे लगता है कि शायद बहन जी सोचेंगी। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ये जो 5 स्टेट के इलेक्शंस हैं, जिसमें तो 2 स्टेट मैंने पहले भी कहा कि वहाँ बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं है, तमिलनाडु और केरला में। पुडुचेरी में वो क्या करते हो देखना पड़ेगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट अहम स्टेट है वो पश्चिम बंगाल और असम है। इस पर क्या होता है, इसी के ऊपर आगे की रणनीति, आगे की राजनीति जो है चेंज हो सकती है। बहरहाल हमें अब भी यही लगता है कि बीएसपी ने फिर से अपनी रणनीति के बारे में सोचना चाहिए। हर तरह की रणनीति के बारे में सोचना चाहिए, राजनीति में नए दोस्त बनाने चाहिए और दोस्ती ब्रेक नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।